Good morning, everyone. Good morning. Namaskar. Good morning. ओके सो कैसे हो? ऑल वेल, सब बढ़िया? कोई आंधी तूफान में इधर उधर उड़ तो नहीं गया रात को? गलती से सुबह जिसको मम्मी पापा ढूंढ रहे हो, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गई मेरी बेटी, आपने कहा उप्स, ये क्या होगा मम्मी? मैं तो गलती से उठ के अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा कोई तो नहीं है यहाँ पे? पड़ोसी घर? अच्छा, पड़ोस में रहती है क्या? चलो ये भी ठीक है। पड़ोस वाला ठीक है मामला यार, वैसे है ना। रोज दर्शन हो ही जाते हैं बहाने से। पड़ोस में रहने से ना टाइम नहीं वेस्ट होता, फिर वीडियो कॉल वगैरह वगैरह में ना रोज वैसे दिख जाता है। कभी वो छत पर दिखाई देती है, कभी हम छत पर उसको दिखाई देते हैं। बस यूं ही देखते देखते दोनों की आंखें जब मिलती हैं तो इकरार भी हो जाता है और प्यार भी हो जाता है। लिख लिया ना सबने? क्या पता एग्जाम में आ जाए। मेरे मोहल्ले में तो कोई नहीं है, सब भाई बंधु हैं ही हैं हमारे। हाँ, तो कौन सा सरकार ने मना कर रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो अब इजाजत दे दिया भाई बंधु के साथ भी। हैं? अपने इंडिया में सब अलाउ है, क्या दिक्कत है? अपने आप को कभी भी देखो, रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होती है, देखने का नजरिया होना चाहिए। सर वाईफाई कैमरा लगा हुआ है, कैसे देखें? मतलब, और ये बात कह रहे डॉक्टर विशाल। क्या बात है, मेरी क्लास में डॉक्टर भी आने लग गए यार। हैं? कमाल हो गई यार, किस चीज के डॉक्टर हो आप? पीएचडी वाले डॉक्टर हो या कोई डॉक्टर, कौन सी डॉक्टर कर रहे हो? बीडीएस हो? कौन से हो यार? कौन से डॉक्टर, जरा बताओ तो सही यार, और नंबर नंबर दो यार, काम पड़ जाता है डॉक्टर का। अच्छा, कौन से हो? प्लांट? अच्छा, प्लांट साइंस वाले। अरे यार, दिल टूट गया, मुझे लगा मेरी क्लास में डॉक्टर आने लगे यार। बढ़िया यार, फिर तो ऐसे फीस देनी बाहर लोगों को जब घर में ही बंदा बैठा है।
घर के बंदे को फीस देते हैं कि डिस्काउंट पे काम बन जाएगा। ना ना, सस्ते डॉक्टर नहीं है, प्लांट साइंस है यार, अपने आप में बढ़िया चीज है ना। उन्होंने डॉक्टर तो बने हैं प्लांट साइंस में, तुमने क्या किया है? वो बड़े गर्व से लिख तो रहे हैं डॉक्टर, क्या नाम था उनका, मैं नाम ही भूल गया। डॉक्टर विशाल। तुम लिखते हो विवेक, और विवेक में भी तुमने कैपिटल में नहीं लिखा, स्मॉल में लिख रखा है। हाँ? नाम तो कम से कम सही कर लो। चलो स्टार्ट करें, कि अभी और किसी को बेइज्जती करानी है? सर बारिश हो रही है दिल्ली में, तो क्या करें फिर? बढ़िया मौसम है, जाओ एंजॉय करो यार, किसी को बुलाओ, उसके साथ जाओ सुबह सुबह, दिल्ली में जाके छोले भटूरे खा के आओ सुबह सुबह, और क्या। कहाँ क्लास में पढ़े हो यार, क्लास में क्या पढ़ा है सुबह सुबह? हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों करें भाई शुरू? नहीं है, मेरा मन ही नहीं है आज पढ़ाने का। जबरदस्ती है? अरे 2 मिनट रुक तो जाओ, नींद तो खोलने दो मेरे को मेरी। सर आज बैंक की स्टोरी बताना, कोई इंटरेस्टिंग वाली बैंक की स्टोरी बताए। यार एक बार ना, जब नई नई नौकरी लगे थे ना, बैंक में एक लड़की आई थी, बड़ी पसंद आ गई मैं। हाँ, बैंक में एक लड़की आई थी एक बार, 1-2 साल ही हुए थे नौकरी को, बड़ी पसंद आई मेरे को सच में। 1-2 साल क्या, 3-4 महीने हुए थे, सच में यार, मतलब दिल आ गया था, देखते ही ना एकदम से हो गया था यार, हाँ यार, यही थी जिसको मैंने सोचा था अपने सपनों में, है ना। अब मेरे पास तो काम पे नहीं आई थी, वो किसी और से काम पे थी। मैंने उससे पूछा इसका नाम क्या था, मैंने उससे फिर उसका अकाउंट नंबर लिया, क्योंकि वो काम कर रहा था, उसका उसका अकाउंट नंबर लिया, उस अकाउंट नंबर से मैंने फोन नंबर निकाला, है ना। फिर मैंने सेव किया उसका नंबर, आज भी उसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, लेकिन अभी उसको कॉल नहीं किया। देखो ना, ये देखो, ये रहा उसका नंबर। ठीक है, 11 साल हो गए उस बात को, इसको कहते कमिटमेंट। मोबाइल बदल लिया लेकिन नंबर नहीं छोड़ा हमने उसका। ऐसी होनी चाहिए कमिटमेंट पढ़ाई की तरफ आपकी, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि टीचर आ रहा है गप्पे मार रहा है और तुम गप्पे हाँ हाँ करे हो उसके साथ, है ना। उल्टा स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए, सर टाइम वेस्ट हो रहा है, 10 मिनट बीत चुके हैं, आप पढ़ाई करो, आप क्यों नहीं करा रहे, पढ़ा क्यों नहीं रहे आप, है ना। आपने पैसे दिए सर, पैसे दिए हमने सर, हमारा 10-10 मिनट कीमती है।
16 तो तुम्हारे एंड में होगा, मेरी घड़ी में 10 मिनट ही हुए हैं क्लास के, तो तुम जल्दी आ जाते हो ना मेरे टाइम के हिसाब से। मैं लेट नहीं आता, तुम जल्दी आते हो मेरे टाइम के हिसाब से, मैं क्या करूं। चलो अब शुरू कर देते हैं, नहीं तो मुझे लगता है हड़ताल ना हो जाए मेरे क्लास में, कल से आने बच्चे बंद हो जाएं। नींद भी खुल गई है मेरी अब तो। जल्दी उठने की आदत लगी, हाँ मुझे भी। मोबाइल बैंकिंग इन इंडिया, मोबाइल बैंकिंग बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है ना। मोबाइल बैंकिंग अब तक तो समझदार जो व्यक्ति है मेरी क्लास के, उन्होंने पूरा का पूरा इस पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स को पढ़ लिया होगा, है ना। क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो कभी वेट नहीं करता किसी टीचर के पढ़ाने की, वो अब तक पढ़ चुका होता है। और जो टाइम पास करते हैं बच्चे, वो टीचर की बातों पे हंसते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं और इसको पढ़ने के बजाय उसके साथ लगे रहते हैं ना। तो यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग इन इंडिया का क्या मतलब है? मोबाइल बैंकिंग इन इंडिया का मतलब ये है कि जो आप अपने कोई भी बैंकिंग सर्विसेज जो मोबाइल के थ्रू यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल के हेल्प से कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जिसमें चाहे आपका, अभी मैं जो टूल्स पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में, अभी कुछ देर में, वो सारे के सारे मोबाइल बैंकिंग के टूल्स ही होंगे। इसमें आप हर एक चीज कर सकते हो जो सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आती है आपकी सबसे पहले एक चीज जो मोबाइल बैंकिंग है, इसमें स्पेसिफिकली जब शुरुआत हुई थी तो ये शुरुआत ही मोबाइल बैंकिंग के शब्द से ही हुई थी। मतलब मोबाइल बैंकिंग अपने आप में अलग से एक टूल था किसी टाइम पे, ठीक है। आजकल की डेट में मोबाइल बैंकिंग को आप अलग अलग टूल से जान सकते हो कि मोबाइल बैंकिंग है, ठीक है, ओके। सो लेकिन पहले के टाइम पर एक सिंगल ही चीज शुरुआत हुई थी मोबाइल बैंकिंग करके। अब उसमें क्या था, उसमें आप मैक्सिमम अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफर कर सकते हो 10,000 रुपए की, ठीक है। और जो यहाँ पर बेनिफिशियरी मैक्सिमम अमाउंट जो आप ट्रांसफर कर सकते थे, पर ट्रांजेक्शन कर सकते थे 10,000 रुपए की, और 25,000 पर बेनिफिशियरी तक आप भेज सकते हैं। क्या मतलब, कहने का तात्पर्य ये था कि 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन किसी को भेजना है, और इमीडिएट मान लीजिए किसी को भेजना है, इमीडिएट भेजना है। और अगर आपको यहाँ पर आप उस पर्सन को पहले ऐड कर लेते हो, ऐड करने का मतलब क्या होता है, आपने कभी इंटरनेट बैंकिंग यूज की होगी, आपने यूपीआई नहीं, थोड़ी सी पहले का जमाने का इंटरनेट बैंकिंग यूज की होगी, या फिर उसमें क्या होता है कि आपको पहले बेनिफिशियरी एक ऐड करना होता है। नॉर्मल इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है, आपको पैसा भेजने से पहले, अब अभी तो डायरेक्टली आप भेज देते हो यूपीआई के माध्यम से कि उसका यूपीआई आईडी आया, भेज दिया। अगर आपको कहीं किसी पर्सन को ट्रांसफर करना है ना पैसे, तो उसको पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। बेनिफिशियरी ऐड करने का मतलब उसको पहले रजिस्टर करना होता है, उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह, है ना, उसका डिटेल, उसकी बैंक डिटेल्स वगैरह आप रजिस्टर करते हो। फिर बैंक उसको कुछ टाइम तक उसकी चेकिंग करता है बैक एंड पे, और फिर उसको यहाँ पर आपको अलाउ करता है पैसा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। बैंक ऐसे इमीडिएट अलाउ नहीं करता आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना हो किसी भी व्यक्ति को, आपको पहले प्रॉपर उसका बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिना बेनिफिशियरी ऐड किए उसको पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, अब बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना चाहते, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद यहाँ पर बैंक थोड़ा सा समय लेता है। कुछ बैंक 4 घंटे लेते हैं, कुछ बैंक 8 घंटे लेते हैं, कुछ बैंक 12 घंटे लेते हैं। तो 12 घंटे तक जब तक आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो जाता बैंक के द्वारा बैकएंड पे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल वगैरह सही है या नहीं है, तो आप तब तक उस अकाउंट में एक लिमिटेड अमाउंट तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और ये अमाउंट जो मैं कह रहा हूं ये वेरी करती है बैंक टू बैंक, ठीक है। और जो पीरियड, जो टाइम मैं कह रहा हूं ये भी वेरी करता है बैंक टू बैंक। कुछ बैंक इमीडिएट आजकल करने लगे, कुछ बैंक स्टिल अभी भी 12 घंटे तक टाइम पीरियड लेते हैं, और उस पीरियड को कूलिंग पीरियड कहते हैं। जब बेनिफिशियरी ऐड करते हैं ना, और बेनिफिशियरी ऐड होने के बाद एक्टिव होने तक का समय जो होता है उसको कूलिंग पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू किसी टाइम पे जो करते थे, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप मैक्सिमम अमाउंट एक बार में 10,000 पर ट्रांजेक्शन कर सकते थे बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए। और अगर
अगर उसको यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड किया जाता है तो 25,000 रुपए तक कर सकते हो। ठीक है, ये एक इसमें ट्रांजेक्शन की लिमिटेशन होती थी। इसमें एक और चीज आपको चाहिए होती थी, मोबाइल बैंकिंग है ना, मोबाइल बैंकिंग के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है बैंक में जाकर। अब नहीं होता, मतलब पहले के टाइम कह रहा हूँ। मोबाइल बैंकिंग के लिए बैंक में जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है मुझे मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं चाहिए, तो आप उसको रजिस्टर करते हो। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको मोबाइल बैंकिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक एम पिन चाहिए होता है, मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एम पिन नंबर आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो थी मोबाइल बैंकिंग की जिससे शुरुआत हुई, जिसके थ्रू यहाँ पर आप मोबाइल के थ्रू यहाँ पर फंड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह, अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट इंक्वायरी वगैरह वगैरह, ये सब चीजें कर सकते थे। ठीक है, अब ये मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल इंटरनेट नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है, अगर किसी के पास ऐसा व्यक्ति है जिसके पास यहाँ पर क्या नहीं है, जिसके पास यहाँ पर आपका इंटरनेट सुविधा नहीं है, तो वो क्या नहीं कर सकता था मोबाइल बैंकिंग, या फिर मोबाइल से ट्रांसफर कर सकता था। उसके लिए यहाँ पर एक प्रावधान दिया गया था और उस प्रावधान का नाम था यूएसएसडी। ये आज की डेट में भी उपलब्ध है, यूएसएसडी। अपने मोबाइल में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मोबाइल है तो उस पर *99# डायल कीजिएगा, जरा *99# डायल करना। ठीक है, *99# करके क्या वहां पर लिखा आता है, वेलकम टू द बैंक, ऐसा कुछ वेलकम वेलकम का ऑप्शन आता है। अगर आता है तो आपका मोबाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड है मोबाइल बैंकिंग के लिए। अगर नहीं आता तो यानी कि आपने मोबाइल बैंकिंग के लिए बैंक में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, बैंक ने ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा। ये *99# डायल करके आपको यहाँ पर ऑटो पॉपअप होंगे, जैसे पॉपअप मोबाइल में पॉपअप मैसेज आते हैं वैसे पॉपअप मैसेजेस आते रहेंगे। और वो पॉपअप मैसेज जो है, वो पॉपअप मैसेजेस जो है उसके थ्रू यहाँ पर आगे आगे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप आगे 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 बढ़ते रहेंगे। उसमें आपको मैसेज आएंगे बैलेंस इंक्वायरी के, आगे फंड ट्रांसफर के, जैसे जैसे आगे मैसेज उसमें आता रहेगा 1 2 3 4, आप कीपैड से 1 2 3 4 चुनेंगे। अब 2 चुनेंगे, मान लीजिए फंड ट्रांसफर का, तो फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे 2। फिर उसके बाद पूछा जाएगा बेनिफिशियरी ऐड या विदाउट बेनिफिशियरी समथिंग कुछ ऐसा, फिर आप उसका अकाउंट नंबर डिटेल वगैरह डालेंगे, अमाउंट डालेंगे तो आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बिना इंटरनेट के आप इस चीज का एग्जीक्यूट कर सकते हो, *99# को दबाकर यहाँ पर। ठीक है, और ये चीज यहाँ पर आपकी काफी सारे काम करती है, जरूरी नहीं कि सारे काम करें, बट हाँ ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ काम यहाँ पर कर दिए जाते हैं, है ना। एक सेकंड, मेरी कभी क्लास में आ जाता है कभी नहीं आता, आज देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है मेरे तो। ठीक है, कहाँ गया, उड़ गया, अभी तो आया था, वेलकम आ गया, उसके बाद आया नहीं, आ गया। देखो यहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट 1 सेंड मनी, 2 रिक्वेस्ट मनी, 3 चेक बैलेंस, 4 माई प्रोफाइल, 5 पेंडिंग रिक्वेस्ट, 6 ट्रांजेक्शन, 7 यूपीआई पिन। ठीक है, सेंड मनी, सेंड मनी करते हैं। ठीक है, सेंड मनी टू मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, यूपीआई आईडी के थ्रू भेज सकता हूँ, सेव्ड बेनिफिशियरी, आईएफएससी, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मोबाइल नंबर के थ्रू मुझे पैसा भेजना है। ठीक है, सेंड करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं मोबाइल नंबर एंटर करो, मोबाइल नंबर बताओ भाई, मोबाइल नंबर किसको चाहिए मेरी तरफ से, रुपए किसको चाहिए, अब बताओ बताओ, मोबाइल नंबर बताओ। हम्म, अब बताओ बताओ मोबाइल नंबर। बहुत बढ़िया। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पैसे देने से मना किया हुआ है, हैं? कितने साल हो गए तुम्हें पैसे लेते हुए, हैं? नौकरी अभी तक तुम लगे नहीं हो, जब देखो तुम कोर्स के लिए पैसे मांगते हो, या पर मेरे से तुम पैसों की उम्मीद रख रहे हो, मैं भेजूंगा तुम्हें, हैं? नंबर और दे रहे हो। कॉन्फिडेंस लेवल की एक हद, एक सीमा होती है, इतना भी कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, हैं?
चलो, यूएसएसडी के बारे में जो मैंने बताया वो यहाँ पर उपलब्ध है ना। आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई, मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड यार। राइटिंग माशाल्लाह गजब ही दी है भगवान ने मुझे। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, लिखी नहीं है ना कहीं पर, क्या लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई, ठीक है। चलो, ये तो हुआ यूएसएसडी के बारे में, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आगे चलते हैं हम, अब आगे चलते हैं हम यूपीआई के ऊपर, आईएमपीएस के ऊपर। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अब आईएमपीएस जो था वो भी यहाँ पर आगे आगे जैसे इवॉल्वमेंट होती गई मोबाइल बैंकिंग की, फिर यूएसएसडी आया, फिर यहाँ पर आईएमपीएस आया। आईएमपीएस में बेसिकली क्या था, आईएमपीएस एक ऐसा माध्यम था जिससे यहाँ पर फंड्स को बड़ा ही जल्दी से ट्रांसफर किया जा सकता है। आज की वैसे तो आरटीजीएस एनईएफटी भी उसी टाइम आया था। आरटीजीएस एनईएफटी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरटीजीएस एनईएफटी में क्या था, आपको जो भी पैसा ट्रांसफर करना वो इमीडिएट नहीं पहुंचता था। उसके लिए आपको या तो बैंक में जाना पड़ता था, आप क्विकली घर बैठे या बड़ा ही क्विकली, अच्छा बैंक के थ्रू यहाँ पर आपको भेजना है, यहाँ पर आप पैसा नहीं भेज सकते थे। तो इसलिए एक ऐसे टूल की नीड आई जिसके थ्रू एक अच्छी खासी अमाउंट, बड़ी अमाउंट यहाँ पर भेजी जा सकती है दूसरी जगह पे, और इमीडिएट भेजी जा सकती है, चाहे बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजो चाहे घर पे बैठे भेजो। उसी के लिए यहाँ पर आईएमपीएस की शुरुआत हुई थी। आईएमपीएस का पूरा नाम ही अपने आप में बड़ा ही अलग सा था, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, कि आपको इमीडिएट पेमेंट चाहिए, आपको इमीडिएट पेमेंट भेजनी है, ठीक है। तो इसका नाम आईएमपीएस ही रखा गया था। आईएमपीएस जब शुरुआत हुई थी तब ये कहा गया था कि 24/7 उपलब्ध है। नॉर्मली आज की डेट में 24/7 चीजें उपलब्ध हैं यूपीआई के माध्यम से, लेकिन उस टाइम पे मैं बात करूं, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे एक यूनिक सा फीचर होता था जब ये लॉन्च हुआ था, दैट इज आईएमपीएस 24/7 उपलब्ध होने वाली इकलौती ऐसी चीज थी। एनपीसीआई के द्वारा इसको डोनेट किया गया, एनपीसीआई के द्वारा इसको बनाया गया था। और इसमें जो आज की डेट में भी ये उपलब्ध है, आज की डेट में भी आईएमपीएस आप कर सकते हो। और इसमें यहाँ पर मैक्सिमम जो पैसा है आज की डेट में, आप 5 लाख रुपए तक भेज सकते हो। 5 लाख रुपए तक आईएमपीएस के थ्रू आप फंड्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें यहाँ पर आपको आईएमपीएस में प्रॉपर जिसको भी भेजना पैसा उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और मोबाइल बैंकिंग के लिए आप रजिस्टर होने चाहिए। इसमें यहाँ पर एक यूनिक कोड का भी जिक्र किया गया हम आईएमपीएस के थ्रू। आईएमपीएस के थ्रू अगर आपको पैसा भेजना है तो इसमें एक कोड है जो जिसको हम कहते हैं एमएमआईडी, दैट इज मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। एमएमआईडी 7 डिजिट का कोड होता है और एमपिन होता है बैंक से, ये आपको यहाँ पर मिलता है। तो आपका यहाँ पर आईएमपीएस जो है वो आपका एक्टिव हो जाता है। हर एक एमएमआईडी जो है वो एक यूनिक मोबाइल नंबर से आपका लिंक रहता है, ठीक है। ओके, सो ये चीज आपका होगा यहाँ पर। आईएमपीएस फंड ट्रांसफर हैज बीन मेड पॉसिबल यूजिंग बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड अवेलेबल। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर किसी और व्यक्ति की मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर हो, आईएमपीएस रजिस्टर हो, तभी आप पैसा भेज पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल पैसा उसके अकाउंट में भी भेज सकते हो, डायरेक्टली अकाउंट नंबर चाहिए तो भेज सकते हो। हाँ, उसका अगर एमएमआईडी आपको उसका पता है तो एमएमआईडी के थ्रू भी भेज सकते हो। जैसे आज की डेट में यूपीआईडी है, वैसे उस डेट में एमएमआईडी हुआ करती थी, ठीक है। ये कुछ उसके फीचर्स है, क्या क्या चीजें आईएमपीएस के थ्रू कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें आईएमपीएस के थ्रू जो फंड ट्रांसफर से रिलेटेड है वो सारी सारी चीजें की जा सकती हैं। ये आप अपने लेवल पे बाद में आराम से तसल्ली से पढ़ लेना, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार गो थ्रू हो गए तो सब चीजें अपने आप याद होती रहेगी, ठीक है। तो आईएमपीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब आईएमपीएस के बाद शुरुआत होती है जो आज की डेट में आप सब लोग इस्तेमाल कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज यूपीआई। यूपीआई है ना। यूपीआई एक ऐसा माध्यम था, यूपीआई एक ऐसी सर्विस थी जिसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था आपका पैसा भेजने के लिए। लेकिन यूपीआई की खास बात यह है कि आप यहाँ पर यूपीआई में
या फिर किसी भी यूपीआई की जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो आप, उस यूपीआई के एप्लीकेशन में आप अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट जो है एक ही जगह पर लिंक कर सकते हो। आपके मान लीजिए दो या दो से तीन जगह पर आपके यहाँ पर अकाउंट है, दो से तीन जगह पे आपके अकाउंट है, तो आपको यहाँ पर अलग अलग बैंक की एप्लीकेशन, अलग अलग बैंक की मोबाइल बैंकिंग या अलग अलग बैंक की आईएमपीएस फैसिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कोई भी एप्लीकेशन जो कि यूपीआई के ऊपर बेस्ड है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें अपने मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया है एप्लीकेशन में, वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल नंबर को फैच कर लेगी आपके अकाउंट नंबर के साथ। यानी कि आपका जो भी मोबाइल नंबर, आपके अकाउंट जितने भी आपके अकाउंट है उनमें जो मोबाइल नंबर आपका डला हुआ है, ठीक है, वो अपने आप उसमें फैच हो जाएगा। चाहे आपके दो अकाउंट है, चाहे चाहे पांच अकाउंट है, जो भी आपके अकाउंट है सेविंग अकाउंट, आपके वहां पर फैच हो जाएंगे, वहां पर दिखाई देने लग जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपने किसी भी अकाउंट से कहीं पर भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अगर इसमें पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज तो होती है वर्चुअल आईडी। वर्चुअल आईडी यहाँ पर चाहिए होती है, जिसको हम यहाँ पर यूपीआई आईडी भी बोलते हैं। यूपीआई आईडी भी क्या बोलता है, वीपीए भी बोलते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी बोलते हैं। चाहे वर्चुअल आईडी कह लो, वीपीए कह लो, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कह लो, या फिर यूपीआई आईडी कह लो, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर एक ही होता है। ठीक है। सो यहाँ पर आपको या तो यूपीआई आईडी, वीपीआई आईडी वगैरह वगैरह जो भी चाहिए वो आप काम करेगा। दूसरी चीज यहाँ पर आपका, उसमें आप आईएफएससी कोड, किसी किसी भी बैंक का उसका अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, उसकी डिटेल अगर वो है तो उससे थ्रू भी पैसा भेज सकते हो, या फिर आपके पास अगर उसका आधार नंबर है तब भी पैसा भेज सकते हो, और अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को भी पैसा भेज सकते हो। ये सब चीजें आप बड़ी ही एक इजी वे में भेज सकते हो। अगर उसका मोबाइल नंबर आपके पास है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में मोबाइल नंबर सेलेक्ट करो, अगर मोबाइल नंबर उसने रजिस्टर कर रखा है यूपीआई पे तो पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है। इसमें यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है, जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है, वो यहाँ पर आज की डेट में 2 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है, 2 लाख रुपए तक आप इसमें पैसा भेज सकते हो यूपीआई के माध्यम से। और इवन इसमें यहाँ पर आप जो ट्रांजेक्शन लिमिट है, अगर आपको आईपीओ में यहाँ पर ट्रांसफर करना है या किसी तरह से भी आपको कहीं और ट्रांसफर, कोई और कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट पैसा लगाना है, वो भी आप 2 लाख तक कर सकते हो। और आरबीआई की एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम है जिसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में कभी, तो उसमें अगर आपको पैसा लगाना है तो 5 लाख तक उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। यूपीआई में ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एक आपको एक इस्तेमाल करते हो। आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों ने यूपीआई इस्तेमाल किया होगा। आप इवन स्कैन भी करते हो, है ना, क्यूआर कोड सामने लगा होता है, आप उसको स्कैन करते हो, क्विक रिस्पॉन्स कोड एक जिगजैग शेप में ब्लैक व्हाइट कलर का, है ना, और वहां पर भी आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह पर। यह भी एक तरीका है जिसके थ्रू पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। अब आजकल की डेट में यूपीआई में और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, जिनमें से एक फैसिलिटी आज की डेट में ये है कि आप ना क्या कर सकते हो, आप जब भी यूपीआई ऐप खोलते हो तो उसके उसके थ्रू यहाँ पर आप अपने बिजली का बिल वगैरह वगैरह कितनी सारी चीजें आप भेज सकते हो। आप पैसा पे कर सकते हो किसी को, किसी को फिक्स मंथली आपने कहीं पेमेंट करनी है वो दे सकते हो। और इवन ये भी है इसमें सुविधा कि आपको अगर मान लीजिए मंथली कोई पेमेंट करनी है, मंथली आप ऐसी कोई पेमेंट है जो आपकी मंथ वाइज होती ही होती है, जरूरी नहीं वो फिक्स हो। उसमें क्या आता है, बिजली का बिल आ गया, आपका कोई टीवी का रिचार्ज आ गया, कोई जियो का रिचार्ज आ गया, वगैरह वगैरह जो भी आपने घर पर रिचार्जेस हैं, कोई पानी का बिल आ गया, तो आपको पता है वो हर एक महीने होना ही होना है। तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें यूपीआई अपनी यूपीआई ऐप पे जाओगे और उस पे अपने यहाँ पर उसको ऐड कर दोगे, जिसको भी आपने पेमेंट करनी है परमानेंट में। ठीक है, परमानेंट में ऐड कर दोगे। इसको यहाँ पर ब्लॉक फंक्शनैलिटी कहते हैं, ब्लॉक फंक्शनैलिटी, वन टाइम मैंडेट कहते हैं विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी, कि आप एक बार इंस्ट्रक्शन दो दोगे अपनी यूपीआई ऐप को और उसके बाद आपका यहाँ पर एवरी मंथ जैसे ही आपका बिल जनरेट होगा बैकएंड से, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, कोई रिचार्ज का बिल, कोई यहाँ पर जियो फाइबर का बिल, कोई एयरटेल का बिल, व्हाट्सएवर बिल आपका जो जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा यूपीआई, अपने यूपीआई ऐप ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर फिक्स दिन को, जैसे बिल जनरेट होगा उसके 2-3 दिन बाद एक फिक्स डेट को
ऑटोमेटिकली आपके खाते से पैसा एक यूपीआई के माध्यम से उस सामने वाले पर्सन के पास ऑटोमेटिकली पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको ब्लॉक फंक्शनलिटी कहते हैं। ऑटोमेटिकली पैसा आपका सामने वाले पर्सन के पास पहुंच गया है और रेकरिंग बेस पर होता है, ये एवरी मंथ होता है। आप किसी वक्त भी इसको बीच में बंद कराना चाहे आप बंद करा सकते हैं, वही यूपीआई ऐप के माध्यम से ये चीज हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके खाते से पैसा कट जाता है। राइट, ठीक है। एक और चीज यहां पर आजकल काफी ज्यादा देखने को मिली है कि हम यूपीआई के माध्यम से क्या करते हैं। हम एक और चीज क्या थी इसमें, हाँ, आज की डेट में यहाँ पर एक यूपीआई की जरूरी नहीं है। यूपीआई को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको इंटरनेट की जरूरत है। आपको इंटरनेट की जरूरत है यहाँ पर। आपको यूपीआई को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो बिना इंटरनेट के भी हो सकता है। और वो कैसे होता है, सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यहाँ पर आरबीआई ने एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाए, फोन कीजिए, आप उस पर अपनी डिटेल दीजिए, उस मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको किसी तरह की इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यूएसएसडी था *99#, सेम उसी तरह से एक आईवीआर नंबर है, उस पर आप कॉल कीजिए। आप उस पे यहाँ पर नॉर्मल, आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास स्मार्टफोन ही हो, आपके पास नॉर्मल जो दूसरा फोन होता है नोकिया और टाइप वाला, उसके थ्रू भी आप कीपैड, हाँ कीपैड वालों के लिए भी ऐसे हो जाएगा, काम बन जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर यूपीआई के बारे में। राइट, और तो इसमें यूपीआई में कुछ बताने वाला है नहीं। चलो, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, पूछो, पूछना तो कुछ और पूछना है अभी तक के केस में कुछ भी। मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया, मतलब और भी हैं कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे। स्टिल आपके मन में कुछ है पूछना तो पूछ लो। आधार कार्ड के थ्रू, अगर आधार कार्ड का वहां पर दे रखा है ऑप्शन, आधार कार्ड डालो, ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे। 2 लाख से ऊपर ट्रांसफर अभी टूल्स बताएंगे, धीरे धीरे चल रहे हैं। वो आरटीजीएस एनईएफटी होता है, वो करेंगे। ट्रांजेक्शन में चार्ज लगते हैं, डिपेंड, बैंक चार्ज लगाता है कि नहीं लगाता। क्यूआर कोड क्या होता है, क्यूआर कोड, क्यूआर कोड नहीं पता, शरीफ बच्चे हो, चलो अच्छी बात है, शरीफ होना भी चाहिए। आपने एक मेरी क्लास में मैंने क्यूआर कोड दिखाया होगा, मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने बहुत बार स्लाइड्स में दिखाया, टू बाय दिस कोर्स स्कैन दिस कोड, ऐसे होता है ना, स्कैन दिस कोड, है ना। यही किसी भी दुकान पे जाते हो आप, वहां पर एक डब्बे से नहीं बने होते जिगजैग, दुकानदार कहता है यहाँ पर इसको स्कैन करो और पे कर दो, व्हाइट ब्लैक कलर के। बस वही होता है क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आप उसको स्कैन करते हो, सामने वाले बंदे का अपने आप डिस्प्ले हो जाता है यूपीआई आईडी, आप उसमें अमाउंट डालते हो, पैसा गया। ठीक है, हाँ, बैंक से भी देता है, और जो फोन पे, गूगल पे वगैरह एप्लीकेशन है वो भी देती है। सर क्यूआर कोड सबका अलग अलग कैसे होता है, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट अलग अलग होता है ना, इसलिए क्यूआर कोड भी अलग अलग होता है। भारत पे से 10 रुपए प्राप्त है, बिल्कुल। सर कि एक दिन में कितनी बार 2 लाख भेज सकते हैं, एक ट्रांजेक्शन 2 लाख की होती है बस, मैक्सिमम 2 लाख है। अकाउंट के ट्रांजेक्शन लिमिट कैसे बढ़ता है, बैंक में जाकर बढ़ता है। हाँ, यूजर आईडी, टी पिन तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है, वो तो ऐसे पिन नंबर तो यार कई आते रहते हैं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा आपके खाते में, सरकार के स्कीम के पैसे डायरेक्ट आपके खाते में आते हैं, दैट इज डीबीटी। फिक्स रहती है क्योंकि जरूरी नहीं, अमाउंट फिक्स नहीं होती उसमें, अमाउंट नहीं फिक्स होती ब्लॉक फंक्शनलिटी में। जो आपने सिंपल ये कहना है कि जो बिल जनरेट होगा वो ऑटोमेटिकली मेरे खाते से कट जाए, जो भी बिल जनरेट होगा, अमाउंट फिक्स नहीं होती उसमें। बैंकिंग में कुछ बच्चे से तक भी हो जाता है इसमें, हाँ हो जाता है, तो मैंने बताया था। ठीक है, अगले पे चले, अगले पॉइंट पे। सो यहां पर अभी हमने यूपीआई पढ़ा, ठीक है। अब यूपीआई के ऊपर बेस्ड आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस अपने आसपास देखी होंगी। आपके मोबाइल पे जो भी आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो, कौन सी ऐप के थ्रू करते हो आप यूपीआई,
पेटीएम से, फोन पे से, गूगल पे से, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, गूगल पे, गूगल पे, फोन पे, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम, भारत पे, मतलब कमाल ही है, जियो पे। जब हम खुद ही नहीं करना चाहते चीजों को प्रमोट, है ना, तो हम क्यों करें, है ना। फिर कहते हैं नौकरी तो हमें सरकारी चाहिए। तो इतने सारे नाम दिखे, मुझे किसी ने भीम का नाम नहीं लिया किसी ने, है ना। भाई साहब भीम इस्तेमाल कर लिया करो, सरकार की ऐप है, सरकारी ऐप है, बढ़िया ऐप है, चलती है, बढ़िया चलती है ना। मुझे तो लगता है तुम कल को बैंक में चले जाओगे तब भी गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल करो, तब भी अपनी खुद की बैंक की यूपीआई ऐप नहीं इस्तेमाल करोगे, है ना। नहीं चलो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं तो वैसे जनरल कह रहा था, जो कर रहे हो वही ठीक है, नहीं तो ऐसे कल को कोई भीम में तुम्हारे पैसे अटक गए, फिर मेरे को बदनाम करोगे। अरे कपिल सर ने कहा था भीम इंस्टॉल करो, मैंने कोई नहीं कहा इंस्टॉल करो, है ना। मैं तो नॉर्मल बता रहा हूँ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक भीम नाम की भी ऐप होती है, और इसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, जिसमें जो भीम है, दैट इज अ भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये एक सरकारी ऐप है, ठीक है। और इसमें जो यूपीआई की शुरुआत बेसिकली हुई थी वो इसी से हुई थी। फिर लेटर ऑन धीरे 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 बाकी जो थे और एप्लीकेशंस थी, वो यूपीआई इंटरफेस पे काम करने लग गई, ठीक है। भीम है जो, वो सेम वही चीज करती है, यूपीआई के ऊपर बेस्ड है, सारी की सारी चीजें वही करेगी, पैसा भेजने का काम करेगी, पैसा आ सकता है आपका, स्कैन कर सकते हो, पे कर सकते हो, आपको बैंक अकाउंट डिटेल, सब कुछ चीजें वहां पर आपकी अवेलेबल रहती है, जैसे एक यूपीआई के थ्रू अवेलेबल रहती है। तो यूपीआई बेसिकली क्या है, यूपीआई एक टेक्नोलॉजी है, यूपीआई एक इंटरफेस है, जिसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन बेस्ड है। यूपीआई एक ऐसा इंटरफेस या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है, चाहे वो भीम हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे जियो पे हो, चाहे अमेजोन पे हो, चाहे फिर व्हाट्सएप पे हो। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं आपकी इसी यूपीआई के ऊपर, जिनमें से एक भीम है, जो कि यहाँ पर ऑब्वियस है, जो कि काम करता है आपका, एक सरकारी ऐप है कह लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई थी इसको। इसके अलावा यहाँ पर आपका, ये भीम के बारे में लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लेना बाद में। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज आती है, और वो आती है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम यहाँ पर आपका ये जुड़ा हुआ है आपका तरह तरह के अलग अलग बिल से, चाहे टेलीफोन का बिल हो, डीटीएच का हो, गैस का हो, वाटर का हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी हो। अगर आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है बिल्स की, तो आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, उसमें ऑप्शन आते हैं ना बिल पे करने के, आते कि नहीं आते, है ना। मैं भी जरा गूगल पे ओपन कर लो, है ना। गूगल पे ओपन करो, मैं भीम पे नहीं ओपन, अपने भीम नहीं ओपन कर, अपने गूगल ओपन करेंगे, है ना। देखो इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, फास्टैग, गूगल प्ले, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, गैस सिलेंडर बुकिंग, ब्रॉडबैंड लैंडलाइन, पोस्ट पेड मोबाइल, ओके। और क्या क्या आ रहा है, इतना तो कभी देखा ही नहीं। अच्छा, वाटर, पाइप गैस, एजुकेशन, इंश्योरेंस, लोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, म्युनिसिपल टैक्स, रेकरिंग डिपॉजिट, सब्सक्रिप्शन फीस, हाउसिंग सोसाइटी, हॉस्पिटल, डोनेशन, क्लब एसोसिएशन, अदर्स। अदर्स में क्या है, अदर्स में 4-5 दे रखे हैं, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। अच्छा, मैं क्या देखना था, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना था यार, ठीक है, ओके। अब यहां पर जो मेरा एप्लीकेशन खोलने का मकसद था, वो मकसद अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें स्क्रीन पे। कोई भी यहां पर एप्लीकेशन जरूरी नहीं है कि वो आपको
वो आपको क्या करें, वो आपको यहाँ पर बिल पेमेंट की सुविधा दें। कोई भी एप्लीकेशन जरूरी नहीं है कि आपको बिल पेमेंट की सुविधा दें। उसके लिए अगर वो एप्लीकेशन जो है, ऐप जो है, वो आपको बिल पेमेंट की सुविधा अगर दे रही है, तो उसको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। और वो लाइसेंस किस चीज का मिलेगा? वो लाइसेंस मिलेगा उनको भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट का। अगर कोई भी संस्था, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी ऐप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट का लाइसेंस ले लेती है, तभी उसको यहां पर भारत बिल पेमेंट सिस्टम में आने का मौका मिलेगा। तभी वो अपने कस्टमर को बिल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करवा सकती है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम अपने आप में कोई भी एक एप्लीकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है बीबीपीएस करके कोई एप्लीकेशन आपको मिलेगी, बीबीपीएस करके कोई आपको चीज मिलेगी जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप बिल्स पे कर सकते हो। नहीं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम अपने आप में एक इंटरफेस है, एक टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी आपके, अगर मैं किसी एप्लीकेशन का मालिक हूं, यानी कि मैं गूगल पे हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आरबीआई के पास जाऊंगा और आरबीआई को कहूंगा मुझे यहां पर अपने कस्टमर को बिल पेमेंट करने की सुविधा देनी है। बिल जो अलग अलग हमने अभी बातें करी हैं वो बिल, ठीक है। तो आरबीआई मेरी कैपेसिटी को देखते हुए मुझे भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट का लाइसेंस दे देगा। और जब मुझे लाइसेंस मिल जाएगा तो मैं अपने ऐप में भारत बिल पेमेंट सिस्टम को शामिल कर लूंगा। तो शामिल करने के बाद ही यहां पर मैं बिल की पेमेंट कर पाऊंगा, किसी भी कस्टमर ने जो बिल की पेमेंट करवानी है। अब आपने कोई भी गूगल पे, फोन पे को छोड़ दो, कोई और आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन देखी होगी, 100% कहीं ना कहीं अगर देखी होगी, जरूरी नहीं सारों ने, जिसपे आपने ओपन किया होगा, जिसपे आपको फंड ट्रांसफर की सुविधा है, कई सारी बेनिफिट्स हैं उसमें, आप भेज सकते हो, ले सकते हो, स्कैन कर सकते हो यूपीआई आईडी, लेकिन उसमें बिल पे करने की सुविधा नहीं है। उसमें आप बिल नहीं पे कर सकते किसी भी तरह का। तो यानी कि बिल नहीं पे कर सकते, इसका मतलब क्या है कि उसको भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट का लाइसेंस नहीं मिला हुआ, या फिर उसने लिया नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहां पर आप जब भी बिल पे करना ना, जब भी बिल पे करना, तो एक चीज ध्यान देना कि जब भी आप बिल पेमेंट की किसी ना किसी विंडो पे जाओगे ना, उस विंडो पे भारत बिल पे का एक लोगो जरूर बना होगा। भारत बिल पे का लोगो जरूर बना होगा, और वही लोगो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ऐप अपनी ओपन की थी। माइट भी पता नहीं तुम लोगों को दिखे या ना दिखे, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये स्क्रीन पे तुम्हें क्या दिख रहा है? ये देखो, इधर दिख रहा है ना ये लोगो, दिखा ना लोगो, ये लिखा हुआ है इधर कोने पे, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा, धुंधला सा दिख रहा होगा, माइट भी, है ना? ये है, ये लोगो तुम्हें हर एक जगह दिखेगा जब भी तुम किसी को भी पे करोगे। तो ये है भारत बिल पे का लोगो, आरबीआई का लोगो है, आरबीआई के द्वारा यहाँ पर दे रखा है लोगो। ठीक है, ये लोगो आपको कहीं ना कहीं कोने पे, नीचे, ऊपर, बिल पेमेंट करते हुए हर एक ऐप में दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि एक कोई ना कोई यहाँ पर लाइसेंस है, या फिर कोई ऐसी चीजें जो दे रखी है, और ये सभी प्लेटफॉर्म्स पे, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म काम करता है। ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने एक जगह सुना था एक टीचर को बोलते हुए, वो यही कह रहे थे, यूट्यूब पे क्लास ले रहे थे, उन्होंने बताया कि भारत बिल पेमेंट जो है सिस्टम, जो है अपने आप में एक एप्लीकेशन है, जहां पर आप जाकर किसी चीज की पेमेंट कर सकते हो, बिल पेमेंट कर। नहीं, ऐसा नहीं, कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है वेबसाइट वगैरह हो, कुछ वैसे उसकी वेबसाइट हो, लेकिन आप जो बिल पेमेंट है वो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू ही कर सकते हो, जो इनकलकेट किया जाता है किसी ऐप के थ्रू। राइट, ओके। तो ये चीज आपकी होगी भारत बिल पेमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग यूनिट का। अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और वो आती है एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है, ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके यहाँ पर अकाउंट से लिंक्ड है। आजकल की डेट में क्या हो रहा है, आजकल की डेट में यहाँ पर बहुत ही दूर दराज इलाके हैं, यानी कि रूरल एरियाज हैं, जहां पर बैंक्स जो हैं, या फिर वो बैंक तक नहीं पहुंच पाते, बहुत सारे ऐसे लोग। तो उन लोगों को बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए एईपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। एईपीएस क्या होता है? एईपीएस यहाँ पर एक प्रकार से एक माइक्रो एटीएम होता है। माइक्रो एटीएम यानी कि एक ऐसी पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो छोटी सी मशीन होती है, हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, इतने हाथ जितना,
जिसको तो आप स्वाइप करते हो, कार्ड को डालते हो, है ना, माउथ पे डालते हो आपकी शॉपिंग वॉपिंग के लिए, वैसा ही डिवाइस होता है। अब क्या होता है, बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमने बहुत बार बैंक्स में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर रूरल एरिया में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को रखते हैं, उनको बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट वगैरह कहते हैं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कहते हैं, उनको हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर रखते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो क्या करते हैं, जो बैंक के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। अगर किसी गांव में जाते हैं, दूर इलाके में जाते हैं, जहां के लोग बैंक में आ नहीं पाते हैं, तो उन तक पहुंचते हैं, उन तक ये माइक्रो पीओएस मशीन, जो माइक्रो एटीएम है, वो लेकर जाते हैं। और उनको अगर कोई पैसा निकलवाना है, पैसा जमा कराना है, पैसा ट्रांसफर कराना है, तो वो लोग यहाँ पर इस माइक्रो एटीएम के माध्यम से इसके सहारे यहाँ पर पैसा निकलवा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इस माइक्रो एटीएम में सबसे एक खास बात ये होती है कि इसमें आपके फिंगर इंप्रेशन के लिए स्पेस होता है, जगह होती है। आप इसमें फिंगर इंप्रेशन लगाते हो और आपका अकाउंट जो है वहां पर दिखाई देने लग जाता है, और आपको जो इंस्ट्रक्शन देनी है, जमा कराना है, निकलवाना है, ट्रांसफर करना है, आप उस बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को बता सकते हो, वो आपके बिहाफ पर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, आपको पैसा निकलवाना है, आप अपना अंगूठा, फिंगर इंप्रेशन कुछ भी लगाइए, आप बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आपके वो पैसा लेकर निकलता है सुबह सुबह, ठीक है, बैंक से ले आता है और आपको वो पैसा दे देगा। ठीक है, और ये बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को इसके बीच में कमीशन भी मिलता है, बैंक के द्वारा कमीशन दिया जाता है। और जरूरी है कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यहीं दूर दूर भागता रहे। कई बार ऐसा होता है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कहीं साथ में कोई शॉप पे बैठा होता है, कोई दुकान पे बैठा होता है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, क्योंकि बैंक उसको कमीशन देता है, वो अगले की मर्जी वो कहाँ जाता है। उसको अगर दूर इलाके में ज्यादा बिजनेस दिखता है, कमीशन मिलता है, तो वहां चला जाता है। अगर उसको लगता है दुकान पे बैठे बैठे मेरी एक जगह बैठे बैठे कस्टमर आ रहे हैं, तो वहां चला जाता है, वहां बैठ जाता है। तो ये यहाँ पर एपीएस होता है। इवन एपीएस आजकल ये भी हो रहा है कि आपका बहुत सारी शॉप्स पर भी अवेलेबल हो रहा है। एक हमारा डिवाइस होता है हमारे पास, जिस डिवाइस पर आपके फिंगर इंप्रेशन कैप्चर होते हैं, उस किसी भी आप शॉप पे जाओ, मतलब जरूरी है कि आपको दिखे, कॉमन नहीं है, बहुत रेयरेस्ट है ये चीज यहाँ पर आपकी, कि आप कोई भी शॉपिंग करोगे, ठीक है, वो एक डिवाइस होगा, उसके मोबाइल के साथ अटैच होगा या लैपटॉप कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। उस डिवाइस पे आपको फिंगर इंप्रेशन देना है। आपका जो भी बैंक अकाउंट है, आपके उस फिंगर इंप्रेशन से, उससे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, उसमें से आपका पैसा कटने का एक ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी उस दुकानदार को दोगे, ओटीपी आप दोगे उस दुकानदार को, ओटीपी वो डालेगा अपने सिस्टम में, आपके अकाउंट से अपने आप पैसा कट जाएगा। आपको ना कार्ड देने की जरूरत, ना यूपीआई करने की जरूरत, ना स्कैन करने की जरूरत। आपको सिंपल सिंपल अपनी 10 उंगलियों की आवश्यकता है, उसमें से किसी भी एक उंगली की आवश्यकता है, और वो आपका काम बन जाएगा वैसे। ठीक है, ये चीज भी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इस तरह से भी काम करता है। राइट, ओके। ओके, सो ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं एक और टॉपिक पे, जिसको हमने ऑलरेडी वैसे थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, फिर भी आपको पढ़ा देता हूं दोबारा से, जिसको हम कहते हैं एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। मैंने शायद इस चीज को पहले भी पढ़ा दिया था आपको, एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। और मैंने ये कहा था आपको कि जो सभी सभी एटीएम्स है, आपस में वो लोग कनेक्ट होते हैं एक ही सर्वर के थ्रू, और वो सर्वर का नाम नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता है। और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी किसी वो एटीएम के बारे में जब जिक्र कर रहे थे तब मैंने पढ़ा दिया था, इसका इसी पीडीएफ में उसके बारे में अटैच भी है फाइल। ठीक है, तो वो पढ़ लेना। एक और नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नैच के बारे में। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नैच। नैच क्या होता है? नैच होता है, जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि ब्लॉक फंक्शनैलिटी, यूपीआई की ब्लॉक फंक्शनैलिटी बताई थी आपको। यूपीआई की ब्लॉक फंक्शनैलिटी यूपीआई के माध्यम से होती है। ठीक है, एक नैच ऐसी फैसिलिटी है जो कि यहाँ पर ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, मोबाइल आपका यूपीआई के माध्यम से जो ब्लॉक फंक्शनलिटी है वो भी हो सकती है, या फिर आप बैंक में जाकर भी आप इस चीज की सुविधा ले सकते हो, नैच की, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसका मतलब ये होता है कि आपको पर मंथ अगर अपने अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट करना है किसी भी तरह की पेमेंट करने के लिए, जो मैंने यूपीआई ब्लॉक फंक्शनलिटी में आपको बताया, वो अगर आपको करना है तो आप बैंक में जाकर नैच की इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। मान लीजिए आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको लोन का पैसा भेजना है, आपका सैलरी अकाउंट किधर है और आपने लोन दूसरे बैंक से ले रखा है, तो आप यहाँ पर नैच की सुविधा लगा दोगे, जिससे थ्रू आपकी ऑटोमेटिकली जो आपकी जो किस्त है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी और आपके दूसरे खाते में पहुंच जाएगी एवरी मंथ, एक पर्टिकुलर फिक्स डेट को। आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है, आपने यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड में आप पर मंथ आपका पैसा जाता है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आपने किसी और को डोनेशन देनी है, आपने पर मंथ पैसा किसी को दान दे रहे हैं, वो कट कर चला जाएगा। आपको बिल है जो ऑटोमेटिकली आपके कट के चले जाएंगे। तो ये नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नैच के थ्रू ही यहाँ पर पॉसिबल
हो सकती है चीज। जो ब्लॉक फंक्शनलिटी हमने यूपीआई की बात की थी वो भी नैच के ऊपर ही आधारित है। जो यूपीआई की यहाँ पर फैसिलिटी, यूपीआई हमने ब्लॉक फंक्शनलिटी देखा था, वो जो बेसिक उसका इंटरफेस है वो नैच का ही इंटरफेस है। उसके ऊपर यहाँ पर पहले नैच आया था, फिर यहाँ पर उसके बाद यूपीआई की ब्लॉक फंक्शनलिटी आई थी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा कटता है और ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन के खाते में यहाँ पर पैसा पहुंच जाता है। ठीक है, इस नैच फैसिलिटी से पहले ईसीएस हुआ करता था, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कहते थे। फिर ऑब्वियस है हर एक चीज का अपग्रेडेशन करने का वक्त आता है, तो वही ईसीएस को यहाँ पर लेटर ऑन अपग्रेड कर दिया गया था नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में। और ये यहाँ पर जो ईसीएस था, या ईसीएस की बात करो, अभी भी खैर ईसीएस कई जगह पे काम करता है। उसमें क्या होता है, ईसीएस में आपकी बल्क पेमेंट जो होती है वो होती है कि मान लीजिए आपके एक अकाउंट से बहुत सारे अकाउंट में जब पेमेंट जाती है तो वो भी ईसीएस के माध्यम से होती है। यानी कि मान लीजिए आपकी सैलरी आती है, तो सैलरी आपकी फिक्स डे को आ जाती है, चाहे छुट्टी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, है ना। तो वो क्या होता है कि सुबह सुबह आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा पैसा ऑटोमेटिकली आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो यानी कि एक खाते से कटकर बहुत सारे खातों में पैसा चला जाता है, तो वो भी ईसीएस के माध्यम से ही होता है। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना सुबह सुबह कोई पर्सन 7 बजे 6 बजे आपकी सैलरी डालना शुरू होगा, नहीं ना। ऑटोमेटिकली आपको होता है, इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है और सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली उसको फैच करके ट्रांजेक्शन को फाइनली एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, अब और क्या बचा है इसमें। ओके, इसमें अब जिक्र किया गया नियो बैंकिंग है। नियो बैंकिंग वैसे मैं करंट अफेयर्स क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि नियो बैंकिंग ऐसा बैंक है, एक ऐसी डिजिटल बैंक है जिसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं होती, ऑनलाइन ये सारा काम करता है। ये एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्स हैं इसमें, और ये एप्स और एप्लीकेशन जो है जिनके माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सर्विस आपको उपलब्ध कराई जाती है। चाहे फिर लोन देना हो या फिर अकाउंट खोलना हो, व्हाट्सएवर इज द थिंग, जो भी आपको करना है वो सारा का सारा एक बैंकिंग सर्विस जो है, कोई भी प्रेमाइसेस नहीं, कहीं पर भी कोई आउटलेट नहीं है, तो नियो बैंकिंग। और इसी तरह से जिसका आउटलेट होता है, जिसके प्रेमाइसेस होते हैं, जिसकी दीवारें होती हैं, वॉल होती है, उसको हम ब्रिक एंड मोटार बैंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? ब्रिक एंड मोटार बैंकिंग उसको कहते हैं। और अगर जिसकी कोई दीवारें नहीं है उसको हम नियो बैंकिंग कहते हैं। एग्जाम्पल नीचे बहुत सारे दे रखे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास देखने को मिलते भी है। ये आपका फिनटेक कंपनीज होती हैं, उन्हीं को आप कह सकते हो, वन ऑफ द फिनटेक टाइप ऑफ द कंपनीज द नियो बैंकिंग। एंड इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर कंपनीज हैं जो आजकल इवन टाई अप भी कर रही हैं आपकी बैंक्स के साथ। जो नॉर्मल ब्रिक एंड मोटार बैंकिंग है उनके साथ टाई अप करके भी काम चला रही हैं, चल रहा है। एक नियो बैंकिंग आजकल काफी एक वो है, तगड़ा कंसेप्ट है, कंपटीशन के मामले में बड़ा अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर दे रहा है। राइट, ओके। चलो, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, और वो है आपका स्विफ्ट। चलो पढ़ो, खुद पढ़ो, सीटीएस अभी आएगा टॉपिक, डिजिटल बैंकिंग का पार्ट नहीं आएगा, वो अलग से करेंगे। पढ़ो पढ़ो, खुद से पढ़ो, इतनी देर होगी मुझे पढ़ाते हुए, खुद से भी कुछ कर लो। रिजर्व एक्स, हाँ अलग कंपनी है दोनों, मतलब है एक ही, मतलब दोनों अलग अलग काम करती है। नेच मैंडेट फॉर्म बता देंगे यार, वो तो बैंक का फॉर्म है, बैंक में जाके फॉर्म फिल कर दो, बस दैट्स इट, वही है नेच फॉर्म मैंडेट। जैसे अब अकाउंट ओपन कराने के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा ना आपको बैंक में जाकर, है ना, वैसे ही। इसी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आएगा बाद में, एक स्लाइड में आएगा। सीएस पे हाँ एपीएस का यूज करते हैं। अरे बताते हैं कितने डिजिट का होता है, अभी ये पेज तो पढ़ो।
डन, पढ़ लिया? लो पढ़ो। ठीक है, डन, समझ आ गया? चलें आगे। चलो, मेरे साथ रह रहा है कि समझदार हो गए, समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। चलो, अच्छी बात है यार, बढ़िया बात है, होना भी चाहिए सेल्फ डिपेंडेंट। फिर एक काम करते हैं ना, पीडीएफ दे देते हैं सारी क्लासेस की, रोज सुबह आके मैं 6 बजे पीडीएफ दे दिया करूंगा ना, और फिर पढ़ते रहा करो, आगे आगे मैं बढ़ाता रहूंगा, तुम आगे आगे नीचे नीचे डन लिखते रहना, मेरा भी गला को सुकून मिल जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी। क्या कहते हो, क्या विचार है इस बारे में? कुछ विचार है, अच्छे विचार है ना? आज तुम लोगों का पढ़ने का मूड कम कर लग रहा है यार, टाइम पास बड़ा कर रहे, बातें बहुत कर रहे हो तुम लोग आज, बार बार बातों में लगा देते हो मेरे को। देखो बच्चा, स्विफ्ट कोड क्या होता है? स्विफ्ट कोड ये हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ लेना, जियोग्राफी जिसकी जो भी है ना। सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक देश से दूसरे देश में जब पैसा भेजना है तो आपको उसके लिए स्विफ्ट की माध्यम से पैसा भेजा जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए। और इस पैसे को भेजने के लिए आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से स्विफ्ट कोड एक बहुत ही अहम होता है। और स्विफ्ट कोड में यहाँ पर आपको इसके बाइफर्केशन दे रखी है। बैंक कोड यहाँ पर सबसे पहले बैंक का कोड होगा 4 लेटर्स का, फिर कंट्री का कोड होगा 2 लेटर का, फिर यहाँ पर तीसरा कोड होगा यहाँ पर लोकेशन ऑफ बैंक मेन ऑफिस, बैंक का मेन ऑफिस जो है या कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, और फिर ब्रांच का, हर एक ब्रांच का, इंडिया के हर एक बैंक की हर एक ब्रांच का एक एक स्विफ्ट कोड होता है। और ये जरूरी नहीं है कि उसका हो, हर एक बैंक की हर एक ब्रांच का एक स्विफ्ट कोड होगा, होगा ही होगा। लेकिन बहुत सारे बैंक्स इंडिया में ऐसे हैं कि जिनकी हर एक ब्रांच का एक यूनिक स्विफ्ट कोड नहीं है, यूनिक स्विफ्ट कोड नहीं है, ठीक है। उनका क्या है? उनका एक यूनिवर्सल कोड है जो उन्होंने सभी सभी बैंक्स को दे रखा है, अपनी सभी ब्रांचेस को एक ही स्विफ्ट कोड दे रखा है उन्होंने। उसमें क्या होता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, जो भी पैसा आता है वो एक यूनिक स्विफ्ट कोड दे देते हैं। वो पैसा क्या करता है, वो पैसा आता है सबसे पहले कहाँ आता है, वो पैसा आता है सबसे पहले बैंक के उस एक कॉर्पोरेट ऑफिस, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर।
विदेश से पैसा है, और वो फिर बैंक जो है अपने इंटरनल मेथड से, इंटरनल ट्रांसफर मेथोडोलॉजी से पैसा जो है उस रिस्पेक्टिव ब्रांच को रिस्पेक्टिव अकाउंट में भेज देता है। एक तो डायरेक्ट आपने अगर बैंक ने दे दिया अपना स्विफ्ट कोड हर एक ब्रांच को, हर एक तो डायरेक्ट पैसा पहुंच जाएगा उसके खाते में। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो बैंक ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस का दे दिया, तो पहले कॉर्पोरेट ऑफिस में पैसा आ जाएगा और फिर वहां से पैसा इंटरनली ट्रांसफर कर दिया जाएगा रिस्पेक्टिव ब्रांच और रिस्पेक्टिव अकाउंट में। इस तरह से भी यहाँ पर चीज की जाती है स्विफ्ट कोड के माध्यम से। आई होप कि क्लियर होगा स्विफ्ट कोड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं होगा, सब कुछ चीजें क्लियर होगी। ठीक है, और स्विफ्ट के थ्रू ना ही केवल पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जबकि स्विफ्ट के थ्रू यहाँ पर और भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन की जा सकती है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का एक कहानी सुनाई थी, लेटर ऑफ क्रेडिट जब हमने पढ़ा था, है ना, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट की कहानी सुनाई थी। तब मैंने ये कहा था कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे, एक देश का बैंक दूसरे देश के बैंक को कैसे भेजता है, वो इस स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजता है। तो स्विफ्ट के थ्रू ना ही केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की जाती है, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी इसी स्विफ्ट के थ्रू ही एग्जीक्यूट की जाती है। इसी स्विफ्ट के सॉफ्टवेयर अलग से होता है, इसका अलग से इंटरफेस होता है, उसके थ्रू नॉन फाइनेंशियल मैसेजेस भी, नॉन फाइनेंशियल ऑथराइजेशंस भी जो है वो यहाँ पर भेजी जाती है। क्योंकि देखो कोई भी चीज आप बैंक में आप करते हो तो उसका कोई ना कोई एक ऑफिशियल रूट होना चाहिए, है ना। और खासकर ऑफिशियल रूट की तब जरूरत, आवश्यकता जरूर पड़ेगी जब एक देश और दूसरा देश इन्वॉल्व है। दोनों देशों के बीच में कोई कॉमन चीज तो होनी चाहिए ना। अब यहां से आप मेल तो भेज दोगे, क्या पता आपके यहाँ पर मान लीजिए मेल को एक पूरा प्रॉपर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, लेकिन दूसरे देश में उसको ऑफिशियली वैलिड ना माना जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक उन्होंने ऐसा एक स्विफ्ट जो है वो एक ऐसी संस्था खड़ी कर दी है जो कि पूरी की पूरी दुनिया जिसको मानती है, और उसके थ्रू जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करोगे वो ऑफिशियली वैलिड रहता है। यानी कि एक मैसेज भी अगर आपको दूसरी जगह भेजना स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू आप भेजोगे तो यानी कि वो एक वैलिड, वो एक ऑफिशियल रहेगा। वो सारे सारे देश के जो लॉज हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, वो उनको मानेंगे जो उसके मेंबर कंट्रीज है। ठीक है। चलो, ये तो हो गया यहाँ पर हमारा डिजिटल बैंकिंग का समाप्ति। अब और आगे क्या पढ़े, अगला टॉपिक क्या पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़े, बताओ क्या पढ़े। आज 1 बजे भी क्लास है आपकी, पता है आपको? आईएफएससी कोड का फंडा भी आएगा, आरटीजीएस एनईएफटी में आएगा अभी। क्रिप्टो एंड बिटकॉइन के बारे में देखते हैं। क्रिप्टो बिटकॉइन करंट अफेयर्स में बहुत बार बता रखा है यार। अरे गोल्ड बॉन्ड बढ़ा देते हैं, सब बढ़ा देते हैं धीरे धीरे। मेरे से ओटीपी दे दिया गया था ऑनलाइन शॉपिंग के पैसे रिफंड के लिए, तो मेरे अंकल अकाउंट के पैसे चले गए थे। मैं एसबीआई गई, उन्होंने ट्रांजेक्शन डिटेल, मोबीक्विक की ट्रांजेक्शन थी, तो किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर की, कहाँ की, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल बिल पे किए थे उस बंदे ने, तो उसकी डिटेल मिल सकती है। तो अभी 5 ईयर हो गए हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली उस बंदे की साथ हो, तो क्या करें? साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेंट की थी। तो यार आप कर तो सब कुछ चुके हो, है ना, अब तो इसमें तो क्या कर सकते हैं हमें। बैंक में जा चुके हो आप, साइबर सिक्योरिटी को कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो आप, है ना? उसमें तो मैं कुछ इसमें मदद कर नहीं सकता। हमारे पास तो ये ऑप्शन होते हैं, एफआईआर हम करते हैं, एफआईआर की कॉपी बैंक में दे देते हैं, हम जो एज अ कस्टमर से मांगते हैं, हम एफआईआर करवाते हैं, एफआईआर कॉपी बैंक से मांगते हैं। तो खैर पता नहीं आपका केस में क्यों नहीं आया, नहीं तो 7 दिन के अंदर अंदर सब कुछ करना होता है बैंक को। पता नहीं कुछ होगा, आपका मामला अटका होगा कहीं ना कहीं। अब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता ना आपका क्या मामला है। चलिए,
अगले टॉपिक पे चलते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस वैसे लोन का ही पार्ट है, लोन्स एडवांसेस का, लेकिन तब एक टॉपिक छूट गया था, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस को करते हैं अगला टॉपिक। एग्रीकल्चर फाइनेंस यानी कि जो किसानों को लोन दिया जाता है, ठीक है, किसानों को, जो आपके फार्मर्स हैं, उनको किसी भी तरह का लोन की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम यहाँ पर एग्रीकल्चर फाइनेंस कहते हैं। ये एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो यहाँ पर तीन तरीके से डिफाइन किया जाता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड दी लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीन तरीके से होता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आपके यहाँ पर डिफाइन होता है आपके टेन्योर के हिसाब से, यानी 15 महीने तक का आपका लोन शॉर्ट टर्म में आएगा एग्रीकल्चर फाइनेंस में, मीडियम टर्म में 15 महीने से 5 साल तक आएगा, और लॉन्ग टर्म यहाँ पर 5 साल से ज्यादा आएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस के रूप में आपकी चीजें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के रूप में देखने को मिलती है, राइट। ओके, सबसे पहले इसमें एग्रीकल्चर फाइनेंस में जो चीज आती है वो आती है किसान क्रेडिट कार्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर चीज है एक किसान को लोन देने के लिए, उसको हम यहाँ पर केसीसी या फिर किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड नहीं है। अगर आप इस शब्द को जानकर अगर ये कंफ्यूज हो रहे हो कि सर किसी तरह का क्रेडिट कार्ड है जो अभी हमने पढ़ा है, नहीं, ये कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। ये एक ऐसी सुविधा है जो कि किसानों को दी जाती है उनकी यहाँ पर एग्रीकल्चर नीड्स को ध्यान में रख, एग्रीकल्चर जो वो ग्रो करते हैं, कमोडिटी जो ग्रो करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए। देखिए, एक किसान जो है उसको यहाँ पर कोई भी जब वो बीज डालता है और उसके बाद जब उसकी क्रॉप बनकर तैयार हो जाती है, जब उसकी सेल होती है, तो उसमें एटलीस्ट आप मान के चलो 6 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, किस टाइप की क्रॉप वो ग्रो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना समय चाहिए उस चीज को बन ग्रो होने में और उस चीज को सेल होने में, है ना। अगर मैंने एक जस्ट एन एग्जांपल लेता हूं कि कोई ऐसी क्रॉप जो कि 6 महीने में आपकी पूरी बनकर तैयार होती है, पकती है और उसको सेल होती है, तो 6 महीने का जो समय है, उस समय के दौरान ना ही किसान के पास कोई इनकम आएगी, ना ही किसान कहीं पर कोई चीज सेल करके अपने घर पे आएगा और घर का यहाँ पर खाना वाना बनाए, खाना वाना चलाएगा, अनाज वनाज, मतलब जो भी उसको रोज की, अब आपकी सैलरीड पर्सन हो, महीने के महीने सैलरी आ जाती है, बिजनेस पर्सन हो, आपको डेली के डेली कुछ ना कुछ पैसा इनकम हो जाती है, लेकिन किसान का क्या, किसान के पास तो ऐसी कुछ सुविधा नहीं है ना। किसान तो 6 महीने तक अटका रहेगा वहां पर, अपनी क्रॉप को ग्रो होता होता दिखेगा और फिर बीच में कई बार आंधी तूफान भी आ जाता है। तो ये सब चीजों को, समस्या को सॉल्व करने के लिए कि किसान को भी यहाँ पर पूरी जरूरत है आपके पैसों की, और पैसों की जरूरत उसको उस समय तक है जब तक उसकी जो क्रॉप है ग्रो हो नहीं होती, पूरी पूरी कमोडिटी पूरी पूरी नहीं होती और सेल नहीं होती, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर केसीसी की शुरुआत की थी, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। किसान क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर क्या होता है, किसानों को यहाँ पर बेसिकली लोन दिया जाता है, और ये लोन जो दिया जाता है किसानों को, वो दिया जाता है कैश क्रेडिट के फॉर्म में। आपने सुना होगा कैश क्रेडिट, मैंने आपको पढ़ाया था सीसी लिमिट आपको जो पढ़ाई थी। तो केसीसी जो है वो एक प्रकार की सीसी लिमिट ही है। केसी इज वन ऑफ काइंड ऑफ सीसी लिमिट, बट केसीसी जो दिया जाता है वो किसानों को दिया जाता है ना। वी कैन से इट इज अ टाइप ऑफ सीसी, नॉट एग्जैक्टली कि ये सीसी ही है, कैश क्रेडिट ही है, बट जिस तरह से एक सीसी काम करता है वैसे ही इसमें काम करता है। सबसे पहली चीज तो है केसीसी, यहां पर लोन दिया कैसे जाता है, कितनी अमाउंट का दिया जाता है, कैसे साइन कैसे होता है। जो भी किसान की जमीन है, किसान की जितनी भी जमीन है, यानी किसान ने जो भी आपका यहाँ पर आपके अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से एक जमीन को जो है, लैंड को मापते हैं, है ना। एकड़ भी हो सकता है आपका, बीघा भी हो सकता है, मरला भी हो सकता है, और भी काफी सारे एरियाज में अलग अलग नामों से आप लैंड को यहाँ पर आकलन करते हो, ठीक है।
खाता भी, है ना, जो भी है, बिच्छा बिशा जो भी आप बोलते हो उस एरिया में, सबके अपने अपने एरिया में सबसे सबसे सभी जगह पे अपने अपने फंडे हैं, अपने अपने तरीके हैं उनकी लैंड को मापने के। ठीक है। तो पहली चीज तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है कितना एरिया है। दूसरी चीज इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि उस पे क्रॉप कौन सी ग्रो कर रहे हो। ठीक है। जो भी क्रॉप उस पे ग्रो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्लस जितना लैंड है, इन दोनों को अकॉर्डिंग यहां पर आपको एक अमाउंट जो है वो दे दी जाती है, केसीसी के फॉर्म में एक लिमिट बना दी जाती है। अब जो क्रॉप है उसके बेस पर कैसे अमाउंट की जाती है, एक यहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मतलब बैंक के नहीं, ये जो कलेक्ट्रेट्स होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, उनके ही पास एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं डीएलसीसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट कमेटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी कहते हैं उसका, एग्जैक्टली क्रेडिट नहीं बोलते, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी जो होती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यहाँ पर एक स्केल ऑफ फाइनेंस को डिसाइड करना। स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है, स्केल ऑफ फाइनेंस ये करते हैं कि अगर ये क्रॉप, अगर ये टेबल एक बना देते हैं, एक चार्ट देते हैं सभी के सभी बैंक्स को, उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट में जितने बैंक्स हैं उनको देते हैं चार्ट। उसमें चार्ट में क्या होता है, एक तरफ लिखी होती है सारी क्रॉप्स और दूसरी तरफ लिखा होता है कि इस क्रॉप पे पर एकड़, मान लीजिए मैं पर एकड़ की बात कर रहा हूं, हर एक एरिया में वही मैंने कहा अलग अलग मापदंड अलग अलग होते हैं, मैं एकड़ की बात कर रहा हूं, तो पर एकड़ इतने रुपए आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर कमोडिटी को ग्रो करने के। यानी कि अगर उस चार्ट में वीट है तो वीट के मान लीजिए उन्होंने लिख दिया 50,000 रुपए पर एकड़ यहां पर मिलेगा, तो यानी कि एक वीट को बना ग्रो करने के 50,000 रुपए दिए जा सकते हैं। ये जो चार्ट होगा पूरा पूरा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी द्वारा बनाया जाएगा, दिया जाएगा, टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा यहाँ पर, तो वो यहाँ पर चार्ट सभी सभी बैंक्स को भेजा जाता है और बैंक्स क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और किसान जो भी आता है तो उससे पहले पूछते हैं कि आपका लैंड कितनी है, वो कहता है मेरी लैंड 5 एकड़ है। ठीक है, होगी 5 एकड़, तो कौन सी क्रॉप उगानी है, वो कहता है वीट उगानी है, तो चार्ट लेकर आएंगे डीएलटीसी वाला, है ना। उस चार्ट में क्या लिखा है, वीट के आगे उन्होंने लिख दिया 50,000 रुपए पर एकड़। अब वो 50,000 को क्या करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय दी 5 एकड़ थी उसकी लैंड, 50,000 मल्टीप्लाई दी 5 आ जाएगा वैल्यू 2.5 लाख। किसान को 2.5 लाख रुपए की केसीसी लिमिट बना के दे दी जाती है। बस इतना ही है। और जो मैंने आपको यहां पर टेबल कहा उसको कहा जाता है स्केल ऑफ फाइनेंस। स्केल ऑफ फाइनेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं दी लैंड के यहां पर मेजरमेंट से, जितनी लैंड मेरे पास है, जितने मैं क्रॉप ग्रो कर रहा हूं, और जो वैल्यू मेरे पास आएगी उसको यहां पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम यहां पर, दैट इज द अमाउंट ऑफ द केसीसी लोन। ये जो केसीसी लोन की अमाउंट आई है, ये यहां पर एक लिमिट होती है, यानी कि ये 2.5 लाख रुपए आई है, ये लिमिट है आपकी। जिस तरह से कैश क्रेडिट लिमिट होती है, इसमें आप यहां पर जितना मर्जी पैसा जमा करा सकते हो, जितना मर्जी पैसा इसमें निकलवा सकते हो, जब मर्जी आइए, जैसे भी आपको पैसा, मान लीजिए आपने क्रॉप बेच दी, आपकी पैसा आ गया, आप इसमें पैसा जमा करा दीजिए, है ना। आपको पैसा चाहिए, इसमें से पैसा निकलवा जाए। पैसा चाहिए किस लिए होता है, किसानों को अब 6 महीने का समय होता है, किसानों को उसमें बीज तो चलो उसने खरीद लिए, है ना, या फिर नहीं खरीदे, अभी खरीदेगा, फर्टिलाइजर्स है, कोई लेबर को पैसा देना है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली का कोई खर्चा है वगैरह वगैरह, कोई बिजली का बिल आ गया, कोई पानी का कुछ आ गया, घर की जरूरतें भी उसको पूरी करनी है, घर की जरूरतों का भी पैसा उठा सकते हो, घर की जरूरतें उसको पूरी करनी है। ये सब चीजें यहाँ पर आपकी की जा सकती है किसान के द्वारा इस केसीसी के माध्यम से। इस केसीसी यहाँ पर आपका लिमिट से पैसा उठाया जा सकता है, और जैसे ही आपका पैसा आ जाएगा बेचकर, तो आप इसमें पैसा भर दीजिए, आप इसमें जमा करा दीजिए, फिर लेटर ऑन आपको और पैसा चाहिए, आप इसमें से पैसा निकलवा लीजिए। ये कुछ बेसिक चीज है जो मैंने अभी आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताई आपको। ठीक है, ओके। और अब इसमें यहाँ पर नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज इसमें ये डिस्कस करते हैं, किसान को यहाँ पर अगर आप 1,60,000 रुपए तक का, अगर एक किसान किसी भी तरह का लोन लेता है, 1,60,000 रुपए तक किसी भी तरह का लोन लेता है, तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी जो है, कोई भी लैंड जो है, वो गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है।
किसान केवल और केवल किसान को भी यहाँ पर जब केसीसी लेता है तो यहाँ पर किसान को प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी दोनों देनी पड़ती है। प्राइमरी में क्या आएगा, प्राइमरी में जो क्रॉप्स वो ग्रो हो रही हैं वो प्राइमरी में आता है, दैट इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, क्योंकि उसी पर्पस से उसने लोन लिया, दैट इज अ प्राइमरी। ठीक है। और कोलेटरल सिक्योरिटी कौन सी है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी तो जो लैंड है, जो लैंड है उसको हम कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं, जो किसान को यहां पर तभी देनी है अगर उसकी लोन की वैल्यू जो है वो 1,60,000 से ऊपर है। अगर उसकी लोन की वैल्यू 1,60,000 तक है और उससे नीचे है, तब किसान को अपनी लैंड जो है वो गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिंपल और सिंपल अपनी क्रॉप की हाइपोथिकेशन करानी है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट साइन करना है, इससे रिलेटेड और कोई डॉक्यूमेंट लैंड से रिलेटेड उसको साइन नहीं करना है। ठीक है, ये आपका केसीसी लोन के बारे में एक सिंपल सरल भाषा में बात हुई। एक और चीज होती है, जो केसीसी लोन होता है वो आपका बैंक के द्वारा दिया जाता है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए दिया जाता है। 5 साल के लिए मतलब यह है कि आपका जो पहले दिन आपको जो अमाउंट दी जाएगी, जो पहले दिन आपको असाइन की गई है वो अमाउंट यहां पर हर एक वर्ष यहां पर बदलती रहेगी एटलीस्ट 10% से। एवरी ईयर क्या होता है कि हम एवरी ईयर 5 साल तक उस वैल्यू को 10% से इंक्रीज करते रहते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है, इन्फ्लेशन है, खर्चा बढ़ जाता है कई चीजों का, तो हम जो लिमिट एक बार बना देते हैं किसी की, वो 5 साल के लिए बनती है और एवरी ईयर उस लिमिट को यहाँ पर हम रिव्यू करते रहते हैं। जिससे हम नॉर्मली कैश पीरियड लिमिट जब बनाई थी तो मैंने कहा था 1 साल के लिए बनती है ना, और 1 साल बाद उसको रिन्यूअल करते हैं सब कुछ चेक वेक करके। उसी तरह से केसीसी जो लिमिट है वो 5 साल के लिए बनाई जाती है, लेकिन हर एक साल इसको यहाँ पर 10-10% इंक्रीज किया जाता है, इसको रिव्यू किया जाता है कि बस जो काम है वो सही चल रहा है। हम उसकी विजिट भी कर सकते हैं किसान की खेतों की, कि जो चीज है वो सही है, बाकी में जेन्युइन है नहीं है। वो देखो विजिट तो हर एक लोन की करनी पड़ती है, चाहे आप कोई भी लोन दे रहे हो, विजिट तो मस्ट है, चाहे फिर केसीसी लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे वो व्हीकल लोन हो, चाहे कोई भी सीसी लिमिट हो, चाहे बिजनेस लोन हो, व्हाटसोएवर। ठीक है, तो इसमें यहां पर आपका 10% एवरी ईयर इंक्रीज, और जो आपको लिमिट दी गई है उसमें भी यहां पर आपका कुछ और पैसा दिया जा सकता है, जिसमें आपको पैसा हाउस होल्ड नीड्स के लिए दिया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। आपकी केसीसी लिमिट बन गई मान लीजिए 2 लाख की, इसमें वो कहेंगे 5% आपको हाउस होल्ड नीड्स का देते हैं, 10% आपको यहाँ पर इस चीज का देते हैं, 20% आपको किस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दे देते हैं, और आपको जो इंश्योरेंस आपने करवाया उसका भी पैसा दे देते हैं। तो जोड़ जाड़ के आपकी एक फाइनल लिमिट बना दी जाती है, जिसमें से ऊपर का पैसा तो आपके कुछ खर्चों पर स्पेसिफिकली चला ही जाता है, बाकी पैसा आप यहाँ पर अपने डेली खेती वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये यहाँ पर आपका कुछ चीजें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हुई, और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेरे साथ आपके सामने यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसको आप पढ़ लेंगे, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर और चलते हैं इसके बारे में, और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। कुछ एलिजिबल है कि इन लोगों को दिया जा सकता है, और ये मैंने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर दी है कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। 10% आपका इंक्रीज होता रहेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में। और अगर आपको एक क्रॉप से ज्यादा अगर ग्रो करनी है, ठीक है, तो लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिक्स कर दी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस है किसान एक तरह की क्रॉप तो उगाएगा नहीं, ग्रो करेगा नहीं, है ना। आपकी क्रॉप जो है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसमें बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। बट वही है कि एडिशनल उसमें 10-10% का बदलाव करते रहेंगे कॉस्ट एस्केलेशन के नाम पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम उस चीज को बिल्कुल दोबारा से असेसमेंट ही करने लग जाएंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। राइट, ओके। यहां पर एक मार्जिनल फार्मर के बारे में भी जिक्र किया गया है। ठीक है, मार्जिनल फार्मर इज फार्मर हु कल्टीवेट अप टू 1 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, उसको यहाँ पर हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं। ओके, और उस अगर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच के उसका लैंड है तो उसको स्मॉल फार्मर कहते हैं, और उसके ऊपर यहाँ पर जो नॉर्मल लार्ज फार्मर हो गए वो हो गए। तो मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। अगर आप एक मार्जिनल फार्मर में आते हो तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की केसेस लिमिट दी जा सकती है, बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग एंड द क्रॉप जोन। ओके, सो मार्जिनल फार्मर चाहे वो ओनर है, चाहे वो रेंट पे दे रखा है, शेयर क्रॉपर है, कुछ भी अगर काम कर रहा है,
चाहे उसका खुद का है नहीं है, तो भी उसको 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की लिमिट दी जा सकती है, अगर वो 1 हेक्टेयर तक का लैंड अगर कल्टीवेट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब आगे यहां पर चलते हैं आपका, जैसे इस तरह की जो चीज मैंने बताई, ये एक प्रकार का कैश क्रेडिट हुआ, क्रॉप के लिए ही होती है। ठीक है, क्रॉप को यहां पर ग्रो करने के लिए होती है, राइट। अब आगे चलते हैं हम कि मुझे क्रॉप के लिए पैसा नहीं चाहिए, मुझे खेती के लिए पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा किस लिए चाहिए, मुझे किसी न किसी मशीनरी के लिए पैसा चाहिए, मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, कोई स्प्रिंकलर खरीदने है, कोई भी ऐसी चीज खरीदनी है जो मेरी खेती में मेरी मदद करती है, जो मेरा खेत है उसके अंदर काम करता है। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर जो पैसा चाहिए वो वन टाइम चाहिए। वन टाइम इन द सेंस कि अब कार है, कार आप लेते हो तो वन टाइम ही पैसा लेते हो, एक बार में लिया और पैसा ले लिया, बैंक से ले लिया, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, टर्म लोन, यही करते हैं ना, टर्म लोन लेते हैं ना। तो वैसे ही किसानों को भी टर्म लोन की आवश्यकता होती है, किसान भी यहाँ पर टर्म लोन एग्जीक्यूट करते हैं, टर्म लोन लेते हैं। किस लिए लेते हैं, किसी तरह के फार्म इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, व्हाट्सएवर उसको खरीदना है कोई चीज वन टाइम में, तो उसके लिए किसान यहाँ पर टर्म लोन लेगा। और इस टर्म लोन को हम किसान ग्रीन कार्ड भी कहते हैं, किसान ग्रीन कार्ड। ठीक है, इसको हम उसको केसीसी के नाम से जानते हैं, इसको इस नाम से जानते हैं, केजीसी के नाम से। ठीक है, तो ये यहां पर होगा टर्म लोन के केस में कि आपको इकट्ठा वन शॉट में पैसा चाहिए और उसके बाद लेटर ऑन आप इसकी ईएमआई पे करते रहते हो। अब यहां पर इसमें एक और चीज है, एक और ट्विस्ट है केजीसी में। वो ट्विस्ट ये है टर्म लोन में, अब देखो किसान की इनकम जो है वो यहां पर फिक्स तो है नहीं, किसान की इनकम फिक्स तो है नहीं, कब आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप कब आएगी। तो केसीसी में भी आपका यही होता है और केजीसी में यही होता है कि जो केजीसी में जो ईएमआई होगी जो केजीसी में ईएमआई होगी वो बैंक आपसे मंथली नहीं मांगेगा, मंथली मांग भी कैसे सकता है। नॉर्मली जो ईएमआई होती है वो मंथली क्यों मांगी जाती है, क्योंकि आपकी एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपके मंथ वाइज इनकम आती है, आप एक बिजनेसमैन हो, आपकी डेली बेसिस पर इनकम आ रही है। किसान की इनकम तो 6 महीने बाद आएगी, साल भर बाद आएगी। तो हम किस बेस पर किसान से पर मंथ पैसा मांग सकते हैं। अगर किसान से पर मंथ पैसा मांग लो, आपका 90 दिन बाद एनपी होता खाता, तो 90 दिन बाद एनपी हो गया, नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए किसान के लिए यहाँ पर उन्होंने अलग क्लोज रखा हुआ है रीपेमेंट का। किसान को यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप ईएमआई को हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं, मंथली पे करना चाहते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली पे करना चाहते हैं। किसान को बकायदा ऑप्शन दिया जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द किसान जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मर जो है, वो मैंने अपने करियर में हाफ ईयरली सुने हैं, देखे हैं कि वो हाफ ईयरली पेमेंट को अडॉप्ट करते हैं। वो 6 महीने बाद किस्त 6 महीने की इकट्ठी पे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी 6 महीने की किस्त जो है वो माफ कर दी जाती है, उनको बस इतना होता है कि उनको 6 महीने बाद अपनी किस्त पे करनी होती है। मान लीजिए उनके 10,000 रुपए महीने महीने की उनकी किस्त आती है, तो 6 महीने बाद वो 60,000 रुपए इकट्ठा पे करेंगे, है ना। ऐसा नहीं वो 10,000 पे करेंगे छूट जाएंगे, तो सारी के सारी 6 महीने की ईएमआई। बस फर्क इतना है कि हमें पर मंथ पे करनी पड़ती है, किसानों को वो चीज एक क्लोज दे दिया जाता है 6 महीने या साल तक का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो अपनी ईएमआई को पे कर सकते हैं। सेम यही चीज किसान के जो अभी मैंने केसी से पढ़ा है उसमें भी होती है, उसमें आपका ब्याज लगता है और ब्याज भी यहाँ पर आपका हर एक मंथ नहीं जमा कराना होता, वो भी ब्याज आपका 6 महीने साल भर बाद आपका डिपेंड करता है क्रॉप पैटर्न के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जमा कराना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले पॉइंट पे चलते हैं, किसान गोल्ड कार्ड। मैंने शायद ग्रीन कार्ड बोल दिया, केजीसी खोलूं मैं किसान गोल्ड कार्ड, ठीक है, गोल्ड बोलते हैं उसको। अगले पॉइंट पे चलते हैं और वो पॉइंट है यहाँ पर आपका इंश्योरेंस का। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एक किसान को यहाँ पर एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, और वो मिलता है 50,000 इन केस ऑफ डेथ, फिर 25,000 इन केस ऑफ द एक्सीडेंट, और जिसकी वजह से डिसेबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। प्रीमियम जो है वो बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ मिलकर, और ये कवरेज ऑप्शनल होती है, बैंक इसके लिए चूज कर भी सकता है, नहीं भी चूज कर सकता। ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम होती है जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उनको दी जाती है। ठीक है, अब ये तो उसका खुद की बीमा हुआ। अब यहां पर एक फसल का बीमा होता है, एक होता है फसल का बीमा, जो आपके किसान जो है क्रॉप का इंश्योरेंस करते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस जिसको कहते हैं। वो यहाँ पर भारतीय सरकार के द्वारा जो स्कीम है उसका नाम होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या उसका नाम,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो एक प्रकार की ऐसी योजना है जिसके तहत यहाँ पर सरकार के द्वारा उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि किसानों की अगर फसल जो है किसी भी तरह की खराब होती है, किसी वजह से बारिश, धूप, आंधी, तूफान, व्हाटएवर द रीजन इज देयर, तो यहाँ पर आपका उनको ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको यहाँ पर फैसिलिटी, उनको बेनिफिट यहाँ पर दिया जाता है। पहले ये कुछ ऐसी इनिशिएटिव से मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी, इन सबको यहाँ पर रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी। इसके तहत जो यहाँ पर आपका प्रीमियम होता है, इसके तहत जो आपका प्रीमियम होता है वो प्रीमियम क्या होता है, वो प्रीमियम आपका पे किया जाता है खरीफ क्रॉप्स पे 2%, राबी पे 1.5%, कमर्शियल क्रॉप पे 5%, हॉर्टिकल्चर पे 5%। तो ये यहाँ पर आपका प्रीमियम जो है ये एक पे किया जाता है आपका, और बाकी जो है our 95 to 98.5% of the premium is fulfilled by the state and the central government and shared on a 1.1 रेशियो। यहाँ पर 9 ये 2%, 5%, 1.5% क्या है, ये 2%, 1.5%, 5% जो है ये किसान के द्वारा पे किया जाता है। मान लीजिए प्रीमियम उसका 10,000 रुपए बनता है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए बनता है, तो किसान को उसमें से केवल 2% यानी कि 200 रुपए पे करने हैं किसान को, ठीक है। बाकी जो 98% है वो सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो फार्मर एज अ सम ऑफ 35,000 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इंश्योर्ड, प्रीमियम चार्ज बाय इंश्योरेंस कंपनी 4,000। इस केस में अगर खरीफ क्रॉप है तो किसान को 2% यानी कि 800 रुपए पे करने हैं, बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 1,600 रुपए यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट 1:1 में अपने आप में डिवाइड करेगी। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल 18 ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर पार्टनर बन चुकी हैं गवर्नमेंट के, और वो यहाँ पर इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उपलब्ध करवा रही है। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी आपने समझ लिया, सीख लिया, बस इतना ही है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आता है जब मैंने पहला पेज आपको पढ़ाना शुरू किया था एग्रीकल्चर फाइनेंस का, अभी मैं थोड़ी सी आगे चला हूँ, तो कुछ लोग उत्सुकता बहुत ज्यादा तरीके से हो जाती है, अंदर से खुजली होने लग जाती है ना। जो टॉपिक मैंने थोड़ी देर बाद पढ़ाना उसके बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं, है ना। तो वो ही सवाल जो बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ बड़ी देर से, काफी लोगों के अंदर खुजली हो रही है, खुजली मिट नहीं रही थी, इसलिए टाइप कर ही देते हैं, और वो थी इंटरेस्ट की खुजली, है ना। सर इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, अरे भाई पहले बाकी तो पढ़ाने दो, इंटरेस्ट भी पढ़ा दूंगा मैं। कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? इंटरेस्ट के बारे में नहीं बता के जाऊंगा क्या? नहीं बता के जाऊंगा फिर बताना, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं इंटरेस्ट के बारे में, और इंटरेस्ट के बारे में सीखने के लिए आपको अटेंड करने के लिए मेरी क्लास 1 बजे, हम 1 बजे इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे, है ना। क्या होता है इंटरेस्ट? चलो मैं भाग ही रहा हूं वैसे, है ना, मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, पढ़ना खुद पढ़ लेना। तो थोड़ा सा इसको सस्पेंस बना के रखते हैं, 1 बजे इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। इंटरेस्ट कैसे लगता है, कितना लगता है, कम लगता है सर, ज्यादा लगता है, क्यों लगता है, क्यों नहीं लगता है, बस इतना ऐसे लगता है सर मैं भी किसान बन जाऊं, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलते हैं, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे 1 बजे क्लास में। आज 1 बजे क्लास है, एक और क्लास है आज 1 PM पे, ठीक है। उस दिन क्लास आपकी एक दिन हुई नहीं थी, तो आज 1 बजे मैंने क्लास रखी है, उसमें मिलेंगे। उसमें हम एनपीए को, आज टॉपिक एनपीए शुरू करेंगे हम, ठीक है, और ये वाला टॉपिक बस 5 मिनट लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, और फिर एनपीए शुरू करेंगे। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, मिलते हैं फिर।